ये आज हमारी ये पार्ट थर्ड होगा, पार्ट थर्ड। और जैसा कि आपको पता होगा आपके सिलेबस में स्पेशली सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को विशेष रूप से दिया गया है, साथ ही साथ 3 व्यक्तित्व को स्पेशली दिया गया है, और वो है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। इसलिए मैंने स्पेशली ये जो तीनों क्लास को ड्राफ्ट तैयार किया है वो ऐसे तैयार किया कि हर एक क्लास में, जैसे जो पार्ट फर्स्ट था उस पार्ट फर्स्ट ने मैं कोशिश की कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का जो पार्ट फर्स्ट था उस पार्ट फर्स्ट में हमने राजा राम, चूंकि स्पेशली दिया हुआ है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी हैं, राजा राम मोहन राय साहब को बहुत अच्छे से यहाँ पर करने का प्रयास किया और इसके माध्यम से पूरे ब्रह्म समाज को पढ़ने का प्रयास किया था। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ हमने देवेंद्रनाथ टैगोर को और केशव चंद्र सेन को पढ़ने का प्रयास किया और उनसे जुड़ी हुई कुछ और चीजें से प्रार्थना समाज और वेद समाज को पढ़ने का भी वहां प्रयास किया था। ये पार्ट फर्स्ट के अंदर था। फिर मैंने पार्ट 2 जो लिया आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का जो पार्ट 2 था, उस पार्ट 2 में स्पेशली मैंने कवर किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब को, साथ ही साथ हेनरी विवियन डेराजियो साहब को, हेनरी विवियन डेराजियो को, और तीसरा मैंने वहां पर कवर किया था स्वामी दयानंद सरस्वती को, जो आपके सिलेबस में स्पेशली दिया भी गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। तो ये पॉइंट दोस्तों आप लोग यहां पर ध्यान रखना। अब स्पेशल जो पर्सनैलिटीज आपकी दी हुई है उनमें से 2 तो पहले हो गई, 1 और 2, और साथ ही साथ मैंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, हेनरी विवियन डेराजियो को, केशव चंद्र सेन को, देवेंद्रनाथ टैगोर को, इनको भी मैंने वहां पर उसके साथ कवर कर लिया है। आज की इस क्लास में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का कुछ बचा हुआ पार्ट, जिसमें स्पेशली हम कवर करेंगे स्वामी विवेकानंद को, जो आपके सिलेबस में स्पेशली डिफाइन भी किया गया है, स्वामी विवेकानंद को। और साथ ही साथ इनके साथ और किसको पढ़ेंगे, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, हम देखेंगे रामकृष्ण परमहंस को, ताकि थोड़ा सा हम स्वामी विवेकानंद को समझ सकें। रामकृष्ण परमहंस को देखने का भी प्रयास करेंगे और इनके साथ साथ थोड़ा सा मैडम एनी बेसेंट को भी देख लेंगे, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर यहाँ पर किया जा सके। तो ये पॉइंट्स आज हमारे बेसिक पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर शामिल होगा। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट का पार्ट आपका यहाँ पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें और सबसे पहले हम देखना चाहेंगे आज की हमारी इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जिनके शिष्य ने पूरी दुनिया में नाम किया, नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो आप रामकृष्ण परमहंस को देखने का प्रयास यहां पर कीजिए दोस्तों। ये बेसिकली 1836 से 1886, ध्यान रखना, आधुनिक भारत के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत, एक भौतिकतावादी जीवन से बहुत दूर आध्यात्मिक रूप से एक ऐसा प्रगाढ़ व्यक्तित्व कि जिसको गली गली में ढूंढ रहा था कि मुझे गुरु मिल जाए, उस गुरुवर का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनका जन्म 1836 के अंदर 1836 में बंगाल में हुआ था और इनका जो रियल नेम था वो बेसिकली गंगाधर नाम था, गंगाधर चट्टोपाध्याय इनका नाम था। और वैसे इनकी पहचान जो है वो बेसिकली कलकत्ता में एक मंदिर था, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में काली माता के मंदिर के पुजारी थे। ये काली माता मंदिर में पुजारी थे। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर स्पेशली इसको ध्यान रखोगे, काली माता के, दक्षिणेश्वर माता के मंदिर में पुजारी थे। और दोस्तों यहां से एक पॉइंट आएगा जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बेसिकली इन्होंने कहा कि अगर आपको इस संसार पर विजय प्राप्त करनी है, अगर अपने जीवन पर विजय प्राप्त करनी है,
तो संसार पर विजय प्राप्त करने का जो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सूत्र दिया वो बेसिकली क्या था? इन्होंने कहा कि संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको त्याग, ध्यान और भक्ति की त्रिस्तुर पर, त्याग, ध्यान और भक्ति का सूत्र उन्होंने दिया कि आप त्याग कीजिए, ध्यान कीजिए और भक्ति कीजिए। ध्यान करें दोस्तों, ये तीनों चीजें जो व्यक्ति एक साथ कर लेगा वो इस संसार पर, अपनी इंद्रियों पर प्रगाढ़ रूप से मजबूती प्राप्त करेगा। तो और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन से संत थे जिन्होंने कहा कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। द सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ऐसा कहने वाले ये महान सुधारक थे। ये आपके एग्जाम में ये वाला प्रश्न भी पूछ लिया गया है, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ऐसा करने वाले कौन थे? तो नाम होगा रामकृष्ण परमहंस। और ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं के शिष्य का नाम था स्वामी विवेकानंद। इन्हीं के शिष्य का नाम था स्वामी विवेकानंद। तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपको यहां पर ध्यान रखना है। आधुनिक भारत में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चला, उस सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में रामकृष्ण परमहंस की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि अगर हमें तमाम प्रकार की बुराइयों से दूर रहना है तो आपको भौतिकतावादी सुखों को त्यागना होगा। और इन्हीं के गुरु, इन्हीं के शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो बेसिकली होगा स्वामी विवेकानंद। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम स्वामी जी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ लें, जिसके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि इतना तो आना ही चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक पॉइंट्स तो आपको आने ही चाहिए। वो बेसिक पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं दोस्तों, उसी की चर्चा मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, स्वामी जी का जन्म जो है, यहां पर ये डेट लिख देते हैं 1863 से 1902, 1863 से 1902। यहां पर पहला पॉइंट जो ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना कि स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो बेसिकली आप लोग ध्यान रखना, इनके जन्म को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 को बेसिकली इनका जन्म बंगाल में कलकत्ता में हुआ था। और ध्यान रखना दोस्तों, इनके पिताजी जो थे, इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, और ये बेसिकली एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे। इसके माध्यम से मैं आपको ये कह सकता हूं कि इनका परिवार एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। और स्वामी विवेकानंद जो थे, इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ध्यान रखना, बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और इनको घर में नरेंद्र के नाम से प्यार से नरेंद्र कहते थे। और नरेंद्र का जो जीवन था वो बेसिकली एक बहुत संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ और उसी संपन्नता में इनका जीवन बीतता है। लेकिन जो भी घर पे आता था, उस आने वाले हर मेहमान से नरेंद्र ऐसे प्रश्न पूछता था कि दोबारा मेहमान आता ही नहीं था। भगवान कौन है? मैं ईश्वर से अपनी मुलाकात किस प्रकार से कर सकता हूं? त्याग क्या है? ध्यान क्या है? भक्ति क्या है? हिंदुज्म क्या है? मतलब एक छोटा सा अल्प वयस्क बच्चा ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता था कि एक आम आदमी तो दूर,
बड़े बड़े विद्वान भी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे। उस प्रसिद्ध शख्सियत का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ। और आपको पता होगा 1984 में 1984 में भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने इनका 39 इयर्स की एज में 39 वर्ष की उम्र में ही निधन हो जाता है। और आज अगर पूरा विश्व उनकी चर्चा करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही उन्होंने जीवन की अवधि कम हो, लेकिन बड़ी गहराई के साथ, तन्मयता के साथ जीवन उन्होंने जिया था। अब दोस्तों, कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कई गुरुओं को चेंज किया, किसी भी गुरु से उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। एक बार उनकी मुलाकात जो है दक्षिणेश्वर में, मतलब बंगाल में ही, कलकत्ता में ही, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात होती है। और रामकृष्ण परमहंस जो है पहली बार में देखते ही पहचान जाते हैं कि इस बंदे में दम तो है। और स्वामी विवेकानंद जो है, जिनका नाम नरेंद्र था, वो रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हां, ठीक वैसे ही मैंने ईश्वर से बात की है जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो। मैंने देखा है, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। और फिर उसके बाद एक से एक नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को जो प्रश्न दागे, कहते हैं कि बड़ी शालीनता के साथ, तन्मयता के साथ, ऊर्जा के साथ रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन उससे पहले रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को पूरी तरह से झकझोर दिया कि क्या आप में ज्ञान लेने की लालसा है? क्योंकि यदि मेरे में ज्ञान देने की लालसा है तो आप में लेने की होनी चाहिए। और अगर आप में लेने की लालसा है तो मेरी भी एक शर्त है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा। दोस्तों, इधर ज्ञान देने की लालसा थी और उधर ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी। दोनों का सम्मिलन होता है और इतिहास में दोनों गुरु और शिष्य कहलाते हैं, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी शर्त है कि अब तुम इस दुनिया को त्याग दो। इसलिए 18 साल की उम्र में वे इस अध्यात्म के लिए, इस भौतिकतावाद के जीवन को त्याग देते हैं। हालांकि उससे पहले उनके पारिवारिक जीवन में एक प्रकार का भूचाल सा आता है। उनके पिताजी का निधन हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, काफी कर्जा हो जाता है। ऐसी कई कहानियां इसमें आती, लेकिन हमें उससे लेना नहीं है। कई बार परिस्थितियां जो है वो व्यक्ति को महान बना देती हैं, किस प्रकार से व्यक्ति उनके सामने संघर्ष करता है। अब ये छोटी छोटी बातें बताने के बाद, ये बेसिक पॉइंट बताने के बाद, आप लोग ध्यान रखना कि आपके एग्जाम के पॉइंट से, आपके एग्जाम के पॉइंट से स्वामी विवेकानंद से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, जिसको मैं कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके कौन से बन सकते हैं, उसमें से एक एक पर मैं चर्चा करने का प्रयास यहां पर आपके सामने करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों का विरोध किया, मतलब गलत रीतियों का, कुरीतियों का विरोध किया। और इस क्रम में उन्होंने किसका विरोध किया, देख लीजिए आप। सबसे पहले नंबर 1, वो जाति प्रथा को भी एक प्रकार का जाति प्रथा का वो विरोध करते हैं। साथ ही साथ हिंदू धर्म में जिस प्रकार से कर्म कांड हो रहे थे, उन कर्म कांडों की वो आलोचना करते हैं। साथ ही साथ अंधविश्वास,
ध्यान रखना, समाज में फैले विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों को उन्होंने विरोध किया और लोगों से कहा कि आप तार्किक रूप से सोचना शुरू करें। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, उनका एक पॉइंट बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और वो ये था कि ये किसने कहा कि हमारा धर्म जो है, हमारा धर्म रसोई घर में बंद हो गया है। हमारा धर्म रसोई घर में बंद हो गया है। हमारा धर्म रसोई घर में बंद हो गया है क्योंकि हमारा धर्म है मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। ये 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे समाज में छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी इतनी फैल गई है कि अगर दलित समुदाय का या निम्न जाति का या अन्य संप्रदाय का व्यक्ति अगर हमारे घर में, रसोई घर में घुस जाता है तो हमारे घर की महिलाएं पूरे दिन उस रसोई घर को धोने में निकाल देती हैं। और उन महिलाओं का मानना है कि हमारा घर जो है वो मेरा घर अपवित्र हो गया है। तो स्वामी जी कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हमारा धर्म रसोई घर में बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म है मुझे मत छुओ। यहां पर एक प्रकार का वो कटाक्ष करते हैं और इस कटाक्ष के माध्यम से वो किस पर प्रहार कर रहे हैं? तो ध्यान रखना, वो बेसिकली प्रहार करते हैं अनटचेबिलिटी पर, अस्पृश्यता पर वो प्रहार करते हैं। अस्पृश्यता पर, अनटचेबिलिटी पर प्रहार करते हैं और अपने पूरे जीवन में स्वामी जी ने इस अनटचेबिलिटी का जबरदस्त तरीके से विरोध किया था। साथ ही साथ दोस्तों, एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्या कहा उन्होंने? स्वामी जी का एक प्रसिद्ध एक वक्तव्य और आता है जो पहले मैं यहां पे डाल देता हूं। स्वामी जी ने कहा कि जब तक मेरे भारत में करोड़ों लोग भूखे एवं नंगे हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चों पर पला बड़ा है परंतु उनकी परवाह नहीं करता। यहां पर वो कटाक्ष कर रहे हैं क्या? कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी स्कूल के माध्यम से पढ़ा है, सरकार की छात्रवृत्ति में पढ़ा है, सरकार के पैसे से पढ़ा है, वो सरकार का पैसा आम जन का पैसा है, और वो व्यक्ति मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है, शिक्षित बन जाता है, लेकिन वह बनने के बाद उस आम जन की परवाह नहीं करता है, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चों में पड़ता है और उसी की परवाह नहीं करता है। ये स्टेटमेंट अभी तक नहीं पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखना। और इसी क्रम में आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है। आधुनिक भारत का द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता सुभाष बाबू ने किसको कहा है? स्वामी विवेकानंद को कहा है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इस क्रम में स्वामी जी जो है वो रामकृष्ण से शिक्षा प्राप्त करने के बाद और उनके आदेश पर, उनके उपदेश पर पूरे भारत का भ्रमण करते हैं
और कहते हैं दोस्तों कि मई 1893 को, हालांकि उससे पहले आपको पता होगा स्वामी जी की मुलाकात जो है खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से होती है। यहां पर फिर एक पॉइंट ध्यान रखना, यहां पर एक शब्द आ रहा है खेतड़ी के राजा, और खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह। ध्यान रखना, वो अजीत सिंह जो है वो बहुत इज्जत करते थे स्वामी विवेकानंद की, और नरेंद्र का नाम जो स्वामी विवेकानंद पड़ा वो बेसिकली अजीत सिंह जी ने दिया था। तो ध्यान रखना, ये जो नामकरण हुआ है, ये नामकरण के पीछे बहुत बड़ा जो योगदान है वो अजीत सिंह जी का है, जिन्होंने इनको नाम दिया स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और यहां तक कि आपको पता होगा वो स्वामी जी को 100 रुपीज, उस जमाने में 100 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी, और खेतड़ी शासक अजीत सिंह जो है वो उनको वहां पर उनके सेंटर पे कलकत्ता में पैसे भेजते थे ताकि स्वामी जी का खर्च चल सके, क्योंकि स्वामी जी ने तमाम प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया था। तो यहां पर ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब मैं आता हूं लास्ट पॉइंट के ऊपर। लास्ट पॉइंट से पहले हम एक चर्चा कर लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद की वो घटना जिसने स्वामी जी को एक वैश्विक व्यक्तित्व के रूप में ढाल दिया, तो वो घटना थी 1893 का शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन। शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन। और यहां पर याद करने वाला पॉइंट जो है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, वे संपूर्ण भारत के भ्रमण के पश्चात वे भारत से निकलते हैं, और भारत से वो जापान, चीन और उसके बाद कनाडा होते हुए यूएसए पहुंचते हैं। और 1893 में शिकागो के अंदर जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने भाग लिया। ध्यान रखना, उस सम्मेलन में भाग लेने से पहले स्वामी जी को भारत में भी और स्पेशली अमेरिका में भी इतना कोई जानता नहीं था, लेकिन जो शॉर्ट एंड स्वीट भाषण जो उन्होंने वहां पर दिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने की अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अमेरिकी बहनों एवं भाइयों, और उन्होंने हमारे वैदिक समाज का विश्व बंधुत्व की जो शुरुआत उन्होंने वहां पर की, वसुदेव कुटुंबकम की जो शुरुआत की उन्होंने, और वहां पर यह कहा कि हमारे में कुछ वक्ताओं की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने कहा कि अगर आपको सहानुभूति का पाठ सीखना हो, आपको धैर्य का पाठ सीखना हो, तो आपको पूरब से पाठ सीखना चाहिए। पूरब मतलब भारत है। मैं आपका उस धरती से आपका वेलकम करता हूं जो सभी धर्मों की जननी है। मैं आपको उस दर्शन को प्रेस करना चाहूंगा जो दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। मैं उन वेदों की चर्चा आपसे करना चाहूंगा जो भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि स्वामी जी ने वहां पर जो स्पीच दिया, जो भाषण दिया, इस स्पीच के खत्म होने के बाद कहते हैं कि लोगों ने खड़े होकर आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस उनकी थी और जो क्लैपिंग की गई, और उसके बाद भाषण के बाद पूरी पब्लिक जो है वो स्वामी विवेकानंद के पीछे पीछे हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार एक ही स्पीच में उन्होंने शिकागो के अंदर लोगों का दिल वो जीत लेते हैं। तो ये बिंदु आपको स्पेशली ध्यान रखना, यहीं से उनका सबसे बड़ी जो पहचान स्टैब्लिश होती है वो स्वामी जी की यहीं पर स्टैब्लिश होती है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 1896 के अंदर, 1896 में वो बेसिकली न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, और न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। आप लोग ध्यान रखना, वेदांता कॉलेज जो है वो कलकत्ता में है, उसकी स्थापना 1825 में राजाराम मोहन राय ने की थी, लेकिन वेदांत सोसाइटी जो है उसकी स्थापना न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार 1897 के अंदर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जब उन्होंने अपने गुरु की याद में अपने गुरु के वचनों को धरती पर उतारने के लिए, उसका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बंगाल के अंदर की।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। और आप कहोगे सर रामकृष्ण मिशन जो है जिसकी स्थापना 1897 में की गई, ये कहां पर की गई थी दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखना, इसकी स्थापना ये बेसिकली बारानगर में करते हैं, जो कलकत्ता के बाहर का एक जगह है, और बाद में इसी को रिप्लेस करके ट्रांसफर करते हैं बेलूर के अंदर। सबसे पहले कहां आता है? बारानगर के अंदर। ये 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं आप लोग ध्यान रखना स्वामी जी के बारे में। नंबर 1 1893, 1896 और 1897। इन घटनाओं के बाद अभी तक के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। कुछ ऐसे प्रश्नों की चर्चा हम 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो पॉइंट्स में चर्चा करना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले स्वामी विवेकानंद। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या थी जिसका नाम था सिस्टर निवेदिता। आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि सिस्टर निवेदिता जो एक यूरोपियन थी, उनका मूल नाम क्या था? तो सिस्टर निवेदिता का मूल नाम जो है वो बेसिकली मार्गरेट नोबेल था। उनका मूल नाम जो था वो बेसिकली मार्गरेट नोबेल के नाम से वो आई थी, और स्वामी जी ने उसको नाम दिया था सिस्टर निवेदिता। ये पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखना है। आपसे पूछे स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पुस्तकें जो एग्जाम के पॉइंट से आपके पास आ सकती है, उसमें नाम आएगा, एक तो आप याद करके जाना, राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलॉसफी। ये 3 पॉइंट तो आप लोग याद करके जाना ही, जहां से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको यहां से ये याद करने होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, एक प्रश्न आपका यहां से बनेगा, और वो क्वेश्चन आपका होगा कौन सा? कि स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ द स्पीचेस ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो यहां पर ध्यान रखना, उन्होंने आज तक जितने भाषण दिए, उनका भाषणों का संग्रह जो है वो बेसिकली किस नाम से है? तो आप लोग ध्यान रखना, उसका नाम है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। हालांकि बड़े एग्जाम जैसे आईएएस जैसे एग्जाम में पूछ लिया गया है, अभी तक आपके टीचर्स वाले में नहीं पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखना, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है ये बेसिकली इनके भाषणों का संग्रह है, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी ने ये बताया था। इसमें स्पीचेस सबकी सब इसमें कवर हो गई। लेक्चर्स फ्रॉम, ये वाला आपको ध्यान रखना है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा क्या है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे दोस्तों। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक डिटेल स्टडी के रूप में आपको बताने का प्रयास किया स्वामी विवेकानंद को। और कहते हैं कि 1902 में जब वो एक दिन अपने 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 शिष्यों को वेदों की जानकारी देने के पश्चात सुबह से लेकर शाम तक वो अध्यात्म के कार्य में लगे हुए थे, और शाम को 7 बजे उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मैं कोई विशेष अध्यात्म में हूं, आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। और इसी दौरान वो महासमाधि लेते हैं और दुनिया से एक बेहतरीन शख्सियत रुखसत होती है, जिसको आज हम स्वामी विवेकानंद के रूप में जानते हैं। मात्र 39 वर्ष की एज में उन्होंने वो कर दिखाया कि बड़े बड़े लोग जो आज 80 साल के, 90 साल के, 70 साल के हैं, वो नहीं कर सकते। लेकिन बहुत कम अल्प आयु में उन्होंने दुनिया में जिस प्रकार से हिंदू धर्म का जो वास्तविक जो रूप था, उसको जिस प्रकार से उन्होंने दर्शन को डिस्क्राइब किया, वो प्रशंसनीय है। तो यहां से आप लोग ध्यान रखना, 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपके सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में है। उसमें राजा राम मोहन राय से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं, स्वामी दयानंद से पूछ लिए गए हैं, इसलिए आप इनको पढ़ के जाना। यहाँ से स्वामी विवेकानंद से प्रश्न पूछने की संभावनाएं पूरी है, तो ये ध्यान रखना। साथ ही साथ दोस्तों, अब इसके आगे मैं चाहूंगा कि कुछ और पॉइंट भी आप देख लें, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
इस क्रम में एक प्रश्न आता है और वो बेसिकली आता है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी का। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन अगर हम पढ़ें और थियोसॉफिकल सोसाइटी को अगर नहीं देखें तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि इस सोसाइटी को भी आपको पढ़ना चाहिए। इस सोसाइटी की स्थापना बेसिकली भारत में नहीं हुई थी, लेकिन भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मैडम एनी बेसेंट की बहुत बड़ी भूमिका है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इस सोसाइटी को इंपॉर्टेंट बनाती है। सबसे पहले हम देखें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, इस सोसाइटी की स्थापना 1875 मतलब आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक ही समय पर होती है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसके संस्थापक जो है, इसके फाउंडर जो है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, इसके संस्थापक दो हैं, कर्नल एच.एस. ऑलकॉट, कर्नल एच.एस. ऑलकॉट और मैडम H.P. ब्लात्वस्की। इन दोनों ने मिलकर की और इस संगठन की स्थापना की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और दोस्तों ध्यान रखना, इस सोसाइटी का जो मेन ऑब्जेक्ट था, वो मेन उद्देश्य था। और ये सोसाइटी कहाँ स्टैब्लिश हुई है, तो ध्यान रखना, ये सोसाइटी स्टैब्लिश हुई है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे पर है और ये बेसिकली अमेरिका का सबसे रिचेस्ट सिटी माना जाता है। द हाईएस्ट स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं इसको, इस न्यूयॉर्क को, जो हडसन नदी के किनारे पर है। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इस सोसाइटी का ऑब्जेक्ट क्या था, तो इसका ऑब्जेक्ट था दुनिया के प्राचीन जितने भी धर्म हैं उन्हें पुनः उसके शुद्ध रूप में स्थापित करना। ध्यान रखना, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो था दुनिया के प्राचीन धर्मों को पुनः उनके शुद्ध रूप में स्थापित करना, शुद्ध रूप में स्थापित करना इनका ऑब्जेक्ट था। और इस क्रम में आप कहो तो आप देखोगे कि दुनिया के प्राचीन धर्म सब के सब कहां पर है। दुनिया के जो प्राचीन धर्म है वो कहीं ना कहीं, उन धर्मों की जन्मभूमि एशिया है। और एशिया को सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं, धर्मों की जन्मभूमि भी कहते हैं। और उस एशिया महाद्वीप में भारत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए आपको पता होगा, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, ये धर्म कहीं ना कहीं इनका उद्भव भारत के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए इस सोसाइटी का ऑब्जेक्ट जो था वो था दुनिया के प्राचीन धर्मों को पुनः उसके शुद्ध रूप में स्थापित करना। इस सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्ट यहां पर था। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, कहते हैं कि 1882 में कुछ बुक्स में दिया हुआ है 1882, कुछ में 1886 दिया हुआ है कि इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक ब्रांच जो है वो बेसिकली भारत में स्टैब्लिश की जाती है। और ब्रांच कहाँ स्टैब्लिश हुई, तो आप लोग ध्यान रखना, मद्रास के पास एक जगह है, मद्रास के पास अडियार नामक जगह पर इसको स्टैब्लिश किया जाता है। मद्रास के पास अडियार नामक जगह पर इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को स्टैब्लिश किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपका यहाँ पर स्पेशली आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब इससे आगे हम बढ़े तो आप लोग ध्यान रखना, एक महिला जो इस सोसाइटी के साथ जुड़ती है और वो इतने लोकप्रिय हो जाती है कि वो आई तो थी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के पॉइंट से, लेकिन वो रच बस गई भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। और उस व्यक्तित्व का नाम था मैडम एनी बेसेंट। मतलब भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने में सबसे अहम भूमिका किसकी थी, तो यहां पर नाम आएगा मैडम एनी बेसेंट का। तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको मैडम एनी बेसेंट को पढ़ना होगा। मैडम एनी बेसेंट और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पॉइंट से मान लीजिए, और चाहे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के पॉइंट से मान लीजिए, मैडम एनी बेसेंट की बहुत बड़ी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में भी है और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में भी है।
सबसे पहले हम बेसिक पढ़ना चाहें तो ध्यान रखना, ओरिजिनली मैडम एनी बेसेंट मूलतः इनके फादर मदर आयरिश थे, मतलब आयरलैंड के थे। तो ओरिजिनली तो ये आयरिश महिला थी। लेकिन आपसे पूछे कि नागरिक कहाँ की थी, तो दोस्तों ध्यान रखना इनके फादर मदर ब्रिटेन में बस गए थे। तो ये आयरिश मूल की ब्रिटिश नागरिक थी। ये आयरिश मूल की ब्रिटिश नागरिक थी। और यहां पर एक थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखना कि जिस प्रकार भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक इसी प्रकार आयरलैंड की रहने वाली आयरिश महिला एनी बेसेंट का देश भी अंग्रेजों का गुलाम था। हालांकि एनी बेसेंट का परिवार तो ब्रिटेन में बस चुका था, वो वहां की नागरिक बन चुकी थी। लेकिन पॉइंट आप लोग याद रखना, ये अपने जमाने की एक बहुत ही बेहतरीन वक्ता रही है, मुख्य वक्ता रही थी। किसकी? उस समय की जो ब्रिटेन की समाजवादी पार्टी थी, उस समाजवादी पार्टी की ये एक बहुत अच्छी वक्ता भी मानी जाती है। ये पॉइंट भी आपको यहां पर लिखना होगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, अपने आप में अच्छी वक्ता होने के साथ ये बहुत अच्छी लेखिका भी थी, बहुत अच्छी लेखिका थी। थोड़ा सा अगर हम इनके पर्सनल लाइफ में जाएं तो ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 1847 को इनका जन्म लंदन के पास एक जगह कलफम, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर 1847 को 1847 को इनका जन्म लंदन के पास कलफम नामक जगह पर हुआ था। और इनकी शादी जो है वो बेसिकली एक पादरी के साथ में होती है। आपको पता होगा जो चर्च में रहते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है। और उन पादरी साहब का नाम था फ्रैंक, उनका नाम था फ्रैंक के साथ में इनकी शादी होती है। फ्रैंक का पूरा नाम था फ्रैंक बेसेंट नाम था। और इनसे शादी होने के बाद इनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन धार्मिक मुद्दों पर और कुछ सोशल इश्यूज के मुद्दों पर मैडम एनी बेसेंट के जो विचार थे वो फ्रैंक बेसेंट के साथ नहीं मिलते थे। इसलिए जल्दी ही इनके साथ में तलाक हो जाता है और ये अपनी स्वतंत्रता पूर्वक जिंदगी जीने का प्रयास करती है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। 20 वर्ष की आयु में इनकी शादी होती है, किंतु धार्मिक मतभेदों के कारण वह वहां से छूट जाती है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि मैडम जो है उनके जो विचार थे किसके ऊपर, धार्मिक मामलों पर, वो विचार कहीं ना कहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी से मिलते थे। और कहते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो संस्थापक थी मैडम H.P. ब्लैटफस्की, वो लंदन आई हुई थी। और लंदन में उनकी मुलाकात मैडम एनी बेसेंट के साथ में होती है। और यहां से मुलाकातों का सिलसिला इतना लंबा चला कि मैडम कर्नल H.S. ऑलकॉट और मैडम H.P. ब्लैटफस्की ने मैडम एनी बेसेंट को कहा कि आप भारत जाइए और भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी को संभालिए। इसलिए मैडम एनी बेसेंट जो है वो बेसिकली थियोसॉफिकल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में आती है। लेकिन भारत में उनका योगदान जो था वो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मैडम एनी बेसेंट भारत में जो आती है वो किस पॉइंट से आई, तो आप लोग ध्यान रखना, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार के लिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से भारत आती है। लेकिन भारत में आने के बाद वो यहां पर रच बस जाती है और पूरी तरह से कहते हैं कि वह अंतर्ज्ञान द्वारा सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। उन्हें पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास था। उन्होंने सांख्य और उपनिषद के दर्शन द्वारा प्रेरणा प्राप्त करने का भी प्रयास किया और एक प्रकार से वह भारतीय हिंदू पुनर्जागरण का भाग बन जाती है। 1891 में ध्यान रखना वो यहां भारत कब आती है, तो 1891 में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के पॉइंट से भारत के साथ में जुड़ जाती है। अब
आप कहोगे सर ये पढ़ने के बाद में हमें मैडम एनी बेसेंट के बारे में और कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना यहां पर कौन से पॉइंट याद रखने चाहिए। तो एक तो मैडम एनी बेसेंट को हम अलग से पढ़ने का प्रयास करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के पॉइंट से, लेकिन आप लोग ध्यान रखना मैडम एनी बेसेंट के पॉइंट से क्या क्या याद रखना। और जैसे नंबर 1, आपको पता होगा 1898 में इन्होंने बनारस के अंदर, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और यही कॉलेज जो है बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। कब बना? तो आपका उत्तर होगा 1916 के अंदर। लेकिन जो आज का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1898 में बनारस हिंदू कॉलेज के रूप में की गई थी। 1916 में ये मदन मोहन मालवीय साहब के प्रयासों से इस रूप में ढलता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर सबसे पहला पॉइंट याद रखना होगा 1916 वाला। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान दिया। ये पॉइंट जो है ये आप याद रखना कि शिक्षा के पॉइंट से उनका योगदान क्या था। पहला उनका शिक्षा की पॉइंट से, फिर आपको पता होगा कि सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने क्या कहा। तो ध्यान रखना सामाजिक क्षेत्र में जहां एक और उन्होंने बाल विवाह, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल श्रम, जातिवाद आदि का वो विरोध करते हैं। आदि का मैडम ने विरोध किया कि इनकी समाज में कोई जगह नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको योगदान बता दिया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका योगदान आप 2 पेपर के माध्यम से समझना, जिनके माध्यम से वो अपने विचारों को फैलाती है। और वे 2 पत्रिकाएं जो थी उनकी, वो थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इन 2 पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को गति देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो ये आपका आएगा पत्रकारिता के पॉइंट से। उसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखना मैडम एनी बेसेंट का भारतीय राजनीति में क्या योगदान था, और ये बड़ा योगदान था। आप लोग 3-4 पॉइंट यहां पर याद रखेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने भारतीयों से यह कहा, जिस समय उदारवाद और उग्रवादी गुट अलग अलग हो चुके थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ रहा था, उस समय उन्होंने कहा कि आप भी ब्रिटेन के खिलाफ उसी प्रकार से मूवमेंट चलाइए जिस प्रकार आयरलैंड के लोगों ने चलाया था। तो ध्यान रखना आयरलैंड के लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ जो मूवमेंट चलाया था उसका नाम था होम रूल लीग आंदोलन। और भारत में जो होम रूल लीग आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट चलाती है, वो बेसिकली एनी बेसेंट के कहने पर ही चला गया था। तो ध्यान रखना, एक तो नंबर 1 1916 का 1916 का होम रूल लीग आंदोलन, एक आपको पता होगा इन्हीं के प्रयासों से 1916 में भारत में उदारवादी और उग्रवादी गुट को एक किया जाता है कि अगर आपको राष्ट्रीय आंदोलन को नई डायरेक्शन देनी है तो आपको एक होना जाना होगा। सूरत अधिवेशन के बाद जिस प्रकार से भारत में उदारवादी और उग्रवादी गुटों में विभाजन हो गया था, कांग्रेस टूट गई थी, उसको एक करने का काम मैडम एनी बेसेंट ने किया था। और एक आपको पता होगा 1917 के अंदर जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी वो अध्यक्ष बनती है, और इस आधार पर हम कहते हैं पहली महिला अध्यक्ष बनने का श्रेय किस महिला को प्राप्त होता है। तब भी आपका उत्तर जो होगा वो बेसिकली होगा मैडम एनी बेसेंट से। तो ये पॉइंट आपको स्पेशली मैडम एनी बेसेंट के पॉइंट से याद रखना है दोस्तों। वो चाहे शिक्षा हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे समाज हो, और चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, हर क्षेत्र में मैडम एनी बेसेंट का योगदान था। इसलिए आज इतने साल बाद भी हम उनको याद करते हैं। आप कहेंगे सर इनकी डेथ कैसे हुई, तो आप लोग ध्यान रखना 1933 के अंदर 20 सितंबर 1933 को
85 साल की उम्र में मद्रास के अंदर ही 1933 में मद्रास के पास अडियार नामक जगह पर इन्होंने अंतिम सांसें ली और अपना जीवन जो है वो भारत के प्रति समर्पित कर दिया। आयरलैंड मूल की रहने वाली ब्रिटिश महिला, ब्रिटिश नागरिक एनी बेसेंट का जीवन जो है वास्तव में भारत के प्रति समर्पित था। हम उनको नमन करते हैं। ये आप एग्जाम के पॉइंट से इतने पॉइंट याद रखेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सके। मैं 2 घूंट पानी आपके सामने पीने का प्रयास करता हूं। ये पॉइंट्स दोस्तों आपके थे स्वामी विवेकानंद के बाद कुछ 1-2 पॉइंट में आपको और समझाने का प्रयास करता हूं। हो सकता है वहां से, क्योंकि मेन तो आपके 3 दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछ ले, तो एक चीज आप मेरे कहने से और याद करके जाना, और वो व्यक्तित्व होगा, वो होंगे महात्मा ज्योतिबा फूले। ये भी आप लोग ध्यान रखना, महाराष्ट्र के, या मैं कह सकता हूं उस समय नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये बेसिकली उस समय का बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और इनका जीवन काल जो है वो 1827 से 1890 है। किसकी आवाज उन्होंने उठाई दोस्तों? अगर आवाज में किसी विशेष वर्ग की बात करूं मैं, तो ध्यान रखना अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग की आवाज किसी ने नहीं उठाई थी। तो जो ओबीसी कैटेगरी है उनकी आवाज को उठाने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो थे महात्मा ज्योतिबा फुले। साथ ही साथ इन्होंने 1873 में एक समाज की स्थापना की जिसको हम कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। और कई बार यह भी क्वेश्चन आता है कि उनकी प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी जिसके माध्यम से उन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना की, प्रसिद्ध पत्रिका, और समाज में फैली बुराइयों का विरोध किया। तो उस पत्रिका का नाम था गुलामगिरी। उस पत्रिका का नाम था गुलामगिरी। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखना है महात्मा ज्योतिबा फूले के पॉइंट से। तो दोस्तों आज मैंने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के इस पार्ट 3 में और कई प्रसिद्ध हस्तियों को लेने का प्रयास किया। आज इतना ही। कलाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर मिलेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।